इस चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन की सारी जानकारी ली थी और अल्टीमेटली सीखा था कि इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर कैसे निकलता है और उसमें डिमांड और सप्लाई के होने वाले चेंजेस। तो एक बार सारी कहानी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आखिरी यूनिट बचा है बस। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स होते हैं और कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते और ख़रीदते हैं। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स, क्या नेचर है प्रोडक्ट का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने मोबाइल हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और नॉलेज ऑफ मार्केट। बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर बात करूं तो हमें परफेक्ट मार्केट के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़नी थी मेनली। तो परफेक्ट मार्केट के मैंने सारे फीचर्स आपको एक बार दोबारा याद दिलवा देता हूँ। इसमें मैंने बताया था कि आप अपने मन में एक वेजिटेबल मार्केट सोच सकते हैं। तो पहला मेन फीचर इसमें ये होता है कि हमारे बहुत सारे इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं। तो इससे कोई भी अकेला बायर या कोई भी अकेला सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमने इस पॉइंट के अंदर लिखा था। फिर दूसरा मेन फीचर था कि इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो हर दुकानदार का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा। अब इससे होगा क्या, जब सबके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे तो कोई भी दुकानदार ज़्यादा या कम प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा और इसी वजह से प्राइस यहाँ पर यूनिफॉर्म रहता है, ये बताया था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इसमें मैंने ये बताया था कि इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। तो अब इससे होता क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर सभी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इस मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हो, तो मैंने इसकी स्टोरी समझाई थी। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में और फर्म्स एंटर कर जाते हैं और फर्म्स के एंटर करने की वजह से मार्केट की सप्लाई बढ़ जाती है। मार्केट की सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइजेस कम होने शुरू होते हैं और प्राइजेस कम होने की वजह से फिर प्रॉफिट्स धीरे धीरे वॉश आउट हो जाते हैं और बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट्स पहुंच जाते हैं। और लॉस के केस में उल्टा होता है। तो ये स्टोरी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। बाकी कुछ इसमें छोटे फीचर्स भी थे कि जैसे इसमें मार्केट की नॉलेज परफेक्ट होती है बायर और सेलर को, इसमें मोबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेबर जा सकता है, इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट जनरली इन्वॉल्व नहीं होती, और इसका AR, MR और TR कर्व हमने जो रेवेन्यू चैप्टर में बनाया था वो बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। तो अगर मैं TR की बात करूँ तो 45 डिग्री लाइन और AR और MR बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, वो आप ज़रूर देखना। इस फीचर का नाम था कि इंडस्ट्री होता है प्राइस मेकर और फर्म होता है प्राइस टेकर। तो इसमें आप ये डायग्राम और ये कहानी ज़रूर लिखना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो इंडस्ट्री के अंदर डिसाइड किया जाता है। जैसे आप पहले डायग्राम में देख रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से उसी प्राइस पॉइंट पर पूरे के पूरे जो फर्म्स हैं वो कांस्टेंट सामान बेचते हैं। यानी कि वो जो प्राइस यहाँ पर निकला इंडस्ट्री का, तो आप देखेंगे कि वो सेम प्राइस फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए फर्म्स जो हैं वो अपना प्राइस चेंज नहीं कर पाते और इसीलिए फर्म्स को हम प्राइस टेकर बोलते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था परफेक्ट कंपटीशन का। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमको परफेक्ट कंपटीशन में 3 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किसी भी एक फीचर से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप जो शुरू के 3 फीचर्स हैं, इन 3 फीचर्स को बहुत अच्छे से कवर करना। इसके बाद है बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो मेनली हमसे क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर का, वो है मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है और चेंजेस। तो अगर मैं पहले आपको मार्केट इक्विलिब्रियम याद दिलवाऊं बच्चों, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कुछ इस प्रकार से डिटरमाइन होता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइजेस पर कंज्यूमर अपनी डिमांड करता है और उन्हीं अलग अलग प्राइजेस पर प्रोड्यूसर सप्लाई करने की कोशिश करता है, यानी कि सप्लाई करना चाहता है। अब एक लेवल ऐसा होता है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में है 300, तो उस लेवल को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस लेवल पर जो प्राइस होता है जो है 3 रुपये, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब इसी को अगर हम डायग्राम पर शो करें तो मैंने आपको इसकी स्टोरी समझाई थी कि इस तरह से हम मार्केट इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं, जिसमें एक सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है। और क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह देंगे और प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कह देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि कभी कभी इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर एक्चुअल प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि गिवन प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और अगर एक्चुअल प्राइस थोड़ा कम होता है तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी
क्रिएट हो जाती है। अब इसके चेन इफेक्ट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए थे। तो अगर मैं एक्सेस सप्लाई की बात करूं तो आपको उसमें ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि एक्सेस सप्लाई के केस में होगा ये कि जो हमारे सेलर्स हैं वो अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं पाएंगे, इस वजह से उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा। कंपटीशन की वजह से वो प्राइसेस कम करते हैं, प्राइसेस के कम होने की वजह से फिर डिमांड एक्सपैंड होनी शुरू होती है और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू होती है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड सप्लाई का तब तक चलता रहता है जब तक वापस से इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो ये बात आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी। सेम इसका वाइस वर्सा एक्सेस डिमांड में होता है। एक्सेस डिमांड के केस में कंपटीशन बायर्स के बीच में होता है, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है और सप्लाई एक्सपैंड होती है, और डिमांड और सप्लाई का ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन तब तक चलता है जब तक मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। तो ये दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों सिर्फ हमारे आपको चेंजेस मैंने आपको करवाए थे कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई या साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड सप्लाई। तो ये आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल थे, अगर आपको याद ही होगा। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड हो गया तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा, और इसका इफेक्ट ये होगा कि इसमें आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर आप डिमांड कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। बाकी डिमांड के इंक्रीज और डिक्रीज होने के रीजंस आपको डिमांड चैप्टर से अच्छे से याद होने चाहिए। इसी प्रकार बच्चों सप्लाई भी चेंज हो सकती है। तो अगर सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई तो आप सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली आप सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, इससे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये आपका सप्लाई का चेंज हो गया। इसके अलावा भी बच्चों कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जिसमें हम साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे। तो इसमें 3 केस होते हैं, जैसा आप पहला केस देख रहे हैं, इसमें इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। दूसरा केस है कि जिसमें इंक्रीज इन डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम होगा इंक्रीज इन सप्लाई से, तो उसमें आपका डायग्राम फिर कुछ ऐसा बनेगा, डिमांड कम इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा केस होता है जिसमें दोनों बराबर इंक्रीज होते हैं, यानी कि जितना डिमांड में इंक्रीज हुआ उतना ही सप्लाई में इंक्रीज होगा, तो इस केस में आपका फिर इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर रहेगा। और इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो सिमिलरली आप डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई साइमल्टेनियसली वो भी बना सकते हैं। उसमें दोनों कर्व्स लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, लेकिन 3 केस हैं। पहले डिमांड ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, दूसरे केस में अगर हम देखें तो उसमें डिमांड कम शिफ्ट हो रही है लेफ्ट में, और तीसरे केस में अगर हम देखें तो उसमें दोनों का ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट बराबर होगा। तो ये साइमल्टेनियसली चेंज वाले टॉपिक्स भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसमें लास्ट टॉपिक होता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का। प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें ये बताया था आपको कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर सरकार प्राइस को थोड़ा लोअर लेवल पर फिक्स कर देती है और कहती है कि अब प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब सरकार प्राइसेस को, दाम को फिक्स करती है इस तरह से थोड़ा सा लोअर लेवल पर, तो इसको प्राइस सीलिंग बोलते हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और सरकार को फिर उस लिए राशनिंग टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है ताकि सबको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट सामान ज़रूर मिल सके। लेकिन इसके बुरे प्रभाव ये हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सामान रोकना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग्स करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या फिर चीप क्वालिटी का सामान बेचते हैं। अगर इसका उल्टा करें जिसमें प्रोड्यूसर्स के हितों के लिए कई बार सरकार प्राइस फ्लोर सेट कर देती है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्स्ट्रा ऊंचे दामों पर प्राइस फिक्स कर देती है और कहती है कि इतना प्राइस मिनिमम होगा, तो उसको फिर हम प्राइस फ्लोर बोल देते हैं, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। तो उस केस में फिर मार्केट में सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करना शुरू करते हैं, डिमांड कम होती है। तो फिर ऐसे में सरकार वो सरप्लस खरीद कर अपने बफर स्टॉक में रखती है और फिर उसको या तो किसी नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर यूज़ करती है या फिर एक्सपोर्ट करके बेच देती है। तो ये 2 छोटे टॉपिक्स थे, आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सारी बातें और क्लास नोट्स के साथ अगर आपने देखा हो, लिखा हो, पढ़ा हो तो अच्छे से याद आ गई होंगी। अब इनको थॉरोली रिवाइज करना बच्चों आपका काम है, लेकिन इससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है सारा रिवीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपने रिवीजन करा होगा।